मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज अपन पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 3 पॉजिटिव हेल्थ क्लास 10th आरबीएसई बोर्ड का, जिसके 2 पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। आज अपन बात करेंगे पॉजिटिव हेल्थ के पार्ट नंबर 3 की। तो पार्ट नंबर 3 के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 और 2 में अपन पढ़ चुके हैं कि भाई किस तरीके से अपन अपनी हेल्थ इश्यूज़ को कंट्रोल करके रख सकते हैं, किस तरह से मेडिकल पे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको कम कर सकते हैं और उनसे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स से बचा जा सकता है। आज अपन आगे जो है इसमें देखेंगे कि भाई किस प्रकार से जो है हमारा ईटिंग बिहेवियर जो है वो हमारी बॉडी को प्रभावित करता है। तो देखो ईटिंग बिहेवियर यानी खाने की जो आदतें हैं वो वी ह्यूमन बीइंग्स सीम टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मॉनिटर आवर ओन बॉडीज इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ। वगैरह हम जो मानव हैं, हम जो ह्यूमंस हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमने अपनी खुद की बॉडी की जो एबिलिटी है मॉनिटर करने की वो हमने खो दी है। हमें ये पता ही नहीं है कि हमारी बॉडी जो है वो कैसे उसको मॉनिटर किया जा सके। उसकी जो एबिलिटी थी, जो पावर था, वो हम कहीं खो चुके हैं। वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड आवर बॉडी सिग्नल्स एंड टेंड इंस्टेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और द मीडिया। वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड यानी हमने मानने से मना कर दिया है। और बॉडी सिग्नल, हमारी अपनी खुद के शरीर के जो सिग्नल्स और जो ट्रेंड थे उनको इंस्टेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और मीडिया, या तो हमने डॉक्टर की एडवाइस से या मीडिया को देखकर जो है अपनी बॉडी के जो सिग्नल्स हमें जो मिल रहे थे उन बॉडी सिग्नल्स को हमने इग्नोर करना शुरू कर दिया, उनको मानना बंद कर दिया। समटाइम्स ओवरजीलियस पेरेंट्स, और कई बार जो है क्या करते हैं ओवरजीलियस पेरेंट्स यानी कि बहुत ज़्यादा अति उत्साहित जो पेरेंट्स है, फोर्स इन्फेंट एंड स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को और जो इन्फेंट शिशु जो है उनको फोर्स करते हैं टू ईट, खाने के लिए, बिकॉज इट्स फीडिंग टाइम, सिर्फ इसलिए कि वो फीडिंग टाइम, खाने का टाइम हो चुका है। क्यों फोर्स करते हैं? कि वो खाने का टाइम हो चुका है इसलिए खाना खाओ, नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, इसलिए नहीं कि वो भूखे हैं, भूख के कारण नहीं, बस खाने का टाइम हो गया तो अब आपको खाना है। और चिल्ड्रन में बी फेड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड और नीड बिकॉज सम बुक्स डिक्टेट हाउ मच फूड ए बेबी रिक्वायर। और कई बार क्या करते हैं अपन बच्चों को खिलाते हैं मोर देन देयर बॉडी डिमांड्स, उनकी शरीर की जो जरूरत है उस जरूरत से कई ज़्यादा भोजन उसको करवाते हैं, उससे ज़्यादा उसको खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार बुक्स में हमने पढ़ लिया होता है कि भाई एक बच्चे के लिए कितने भोजन की ज़रूरत होती है। अब सारे बच्चे एक जैसे थोड़ी होंगे, बॉडी के रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, जैसी उनकी फिजिकल बनावट होगी उसके हिसाब से चाहिएगा। लेकिन पढ़ लिया बस इतना तो खिलाना है तो खिलाना ही खिलाना है। एज ए रिजल्ट चिल्ड्रन में ग्रो अप, और उसी के परिणाम स्वरूप जो बच्चे जो बड़े होते हैं इग्नोरिंग इम्पोर्टेंट बॉडी सिग्नल्स, और वो जो है उनके शरीर के जो इम्पोर्टेंट बॉडी सिग्नल्स जो है, जो संकेत हैं, शरीर के जो संकेत हैं उनको वो इग्नोर करते हुए बड़े होते हैं। Until finalize these signals become weak and fail to stimulate normally, और एक समय ऐसा आता है कि ये सिग्नल जो है वीक होते होते, कमज़ोर होते होते इतने असमर्थ हो जाते हैं हम उनको समझ ही नहीं पाते। पीपल देन आइदर ईट फार टू मच और टू लिटिल, और उस कंडीशन में क्या करते हैं बच्चे या लोग जो है या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत कम। एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स, और स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो अपनी बॉडी को जो है जीरो फिगर बनाना चाहती हैं, खाती नहीं है, फिगर कॉन्शियस रहती है कि मोटी हो जाऊंगी खाऊंगी तो इस कंडीशन में उनके लिए ये ज़्यादा इफेक्टिव है। टू फेल टू ईट द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, और वो क्या करती है असमर्थ रहती है, जितनी बॉडी को फूड की ज़रूरत होती है उस अमाउंट को भी वो नहीं खाती।
However, if we change our attitudes and learn to trust our own body signals from the beginning, we can have proper nourishment in the correct amounts and thus enjoy good health. लेकिन हालांकि अगर हम जो है शुरू से ही अपने एटीट्यूड को चेंज करें और अपने बॉडी सिग्नल्स पर भरोसा करें शुरुआत से ही, तो क्या होगा, हम जो है प्रॉपर नरिशमेंट कर सकेंगे करेक्ट अमाउंट में जो हमें चाहिए, और इस प्रकार से हम गुड हेल्थ का एंजॉय ले सकेंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब आप अपने बॉडी सिग्नल्स को पहचानना शुरू करें और बॉडी सिग्नल्स के अकॉर्डिंग बिहेव करना शुरू करें। अब देखो, एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। एक्सपेक्टेशंस का मतलब आशाएं, उम्मीदें। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारियां। बाय इंस्टिक्ट मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर दियर चिल्ड्रन। इंस्टिक्ट का मतलब विशेष गुण, तो उनके एक विशिष्ट गुण के कारण ज़्यादातर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। Yet very often their expectations and ambitions put too much pressure on their children. जबकि हालांकि कभी कभार उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है, उनकी जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं एंड एम्बिशंस, और उनके जो सपने हैं वो इतने ज़्यादा प्रेशर बना देते हैं उन बच्चों पे। When children cannot reach the level of their parents' ambition, they can suffer from tremendous frustration and stress. और जब बच्चे जो है अपने पेरेंट्स की एम्बिशन तक नहीं पहुंच पाते तो बहुत ज़्यादा भयानक तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, स्ट्रेस करते हैं, तनाव में आ जाते हैं। This may lead to drug experimentation and other related behaviors as a way of avoiding the realities of the सिचुएशन। और ये जो है हो सकता है कि ड्रग एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दे बच्चा, ड्रग एडिक्ट हो जाए, नशा करना शुरू कर दे, और अदर रिलेटेड बिहेवियर्स या इसी प्रकार के और बर्ताव करना शुरू कर दे, जिससे कि क्या हो, वो वे ऑफ अवॉइडिंग यानी बच सके द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन। उस सिचुएशन की रियलिटी से, उस परिस्थिति, उस स्थिति की वास्तविकता से बचने के लिए वो या तो ड्रग लेना शुरू कर देगा या इस तरह के दूसरे जो है रास्ते अपनाएगा, क्योंकि अपन ने उसको बहुत ज़्यादा फोर्स किया, अपनी एम्बिशंस तक वो नहीं पहुंच पाया, उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता नहीं थी, और अब इसका रिजल्ट ये रहा कि वो जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गया। From the beginning, children should be allowed to develop in their own natural, happy way within the control of parental love, guidance and care and without too much pressure. From the beginning यानी शुरुआत से ही children should be allowed, बच्चों को जो है अनुमति देनी चाहिए to develop in their own natural, happy way, कि वो अपना खुद का जो है अपना अलग खुद का जो है रास्ता बनाए विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव। पेरेंटल लव के कंट्रोल में, माता पिता के प्यार के नियंत्रण में वो अपने खुश रहने का तरीका वो खुद विकसित करे। गाइडेंस एंड केयर, उनके गाइडेंस में, मार्गदर्शन में, उनके देखभाल में, विदाउट टू मच प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर के बिना। A change of some conventional parental attitudes may help to prevent many cases of drug dependence and other adolescence problems. A change of some conventional का मतलब क्या होता है, परंपरागत parental attitudes, यानी जो पुराना परंपरागत parental attitudes जो है, उस परंपरागत attitude को चेंज करके जो है ये हमें मदद कर सकता है टू प्रिवेंट, बचने में, मैनी केसेस ऑफ ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग डिपेंडेंस के कई सारे केस में बचने में मदद कर सकते हैं, या अदर एडोलसेंट प्रॉब्लम्स, या दूसरी जो एडोलसेंट प्रॉब्लम्स आ रही है यानी किशोर अवस्था की आने वाली जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड आवर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द वर्ल्ड एनवायरमेंट, और हमें भी अपने पेरेंट्स की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो जिम्मेदारियां हैं विश्व में, उसको हमें समझना पड़ेगा। रिमेंबर दैट द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज लिमिटेड। भाई हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये भी याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर रहने के जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है,
and we must have enough space for our future generations to live happily. और हमें इतनी मात्रा में स्पेस बचा के रखना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो भी खुशहाल रह सके। टू अचीव दैट एम वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग, और उसी को जो है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। एंड लिमिट द बर्थ रेट बाई हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन पर कपल, और जो है बर्थ रेट जन्म दर को कम करना पड़ेगा और 1 या 2 बच्चे ही प्रति जोड़े तक सीमित रखकर हमें जो है ये कार्य करना पड़ेगा। Between each birth there should be a gap of 3 or 4 years so that each child is not deprived of the right to sufficient parental love and care, और प्रत्येक बच्चे के बीच में 3 से 4 साल का गैप होना चाहिए ताकि उसको जो है वो बच्चा पेरेंट्स यानी माता पिता के पर्याप्त प्यार और उनकी देखभाल से वंचित ना रहे। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर, और फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन का वास्तविक मतलब है परिवार कल्याण। एज इट हेल्प्स टू कीप वुमेन हेल्दी इनफ टू कंट्रीब्यूट टू ए हैप्पी होम एनवायरनमेंट, जैसा कि ये महिलाओं को भी जो है हेल्दी रखता है जिससे कि वो घर के वातावरण को खुशनुमा रख सके। इसके लिए उनको हेल्दी रहना जरूरी है और ये हेल्दी रखेगा। A happy healthy mother is a key to the welfare of the whole family, और अगर परिवार में माँ अगर स्वस्थ है तो ये पूरे परिवार के स्वास्थ्य की चाबी है। ये लॉक है, लॉक चाबी से ही तो खुलेगा, तो परिवार जो है पूरा एक ताला है और उस परिवार की चाबी कौन है? मदर, माँ। अगर माँ स्वस्थ है तो पूरा परिवार जो है स्वस्थ रहेगा, और वही अगर स्वस्थ नहीं है तो पूरा परिवार अस्त व्यस्त रहेगा। The mind is most important in the maintenance of positive health. पॉजिटिव हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है माइंड, अपना दिमाग। To develop a healthy mind, it is important to learn to relax properly and to develop ways to deal with day-to-day stress. टू डेवलप ए हेल्दी माइंड यानी एक अच्छा हेल्दी माइंड विकसित करने के लिए, हेल्दी माइंड का निर्माण करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, टू लर्न कि सीखना, टू रिलैक्स प्रॉपरली सही ढंग से आराम करना, एंड टू डेवलप वेज टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस, और ये जो इस तरीके के रास्ते तैयार करना जिससे कि हम दिनों दिन जो आने वाला तनाव है, दिन प्रतिदिन का जो स्ट्रेस है, तनाव है, उससे उससे ऊपर उठ सकें, उसका रास्ता ढूंढ सकें। मैनी डिजीजेस सच एज हाई ब्लड प्रेशर एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स आर थॉट टू बी रिलेटेड टू स्ट्रेस। कई सारी बीमारियां जैसे कि बीपी है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? बीपी हाई और बीपी लो, तो कहते हैं बीपी हाई हो गई, बीपी लो हो गई, तो हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है इनका मुख्य कारण जो है स्ट्रेस होता है, तनाव होता है। सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स, और इसीलिए जो है रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो है आराम करने की जो तकनीकें हैं उनके द्वारा यू में अवॉइड, आप बच सकते हो मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, कई स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हो। तो हमें जो है ढंग से आराम करना और दिन प्रतिदिन आने वाले जीवन में आने वाली जो प्रतिदिन की कठिनाइयां हैं, उनमें जो आने वाला तनाव है उनको दूर करने के रास्ते हमें खुद को डेवलप करने पड़ेंगे ताकि हम एक हेल्दी जीवन जी सकें। However, even when we enjoy good health, diseases may occur. अब ये कह रहा हालांकि जब हम जो है अच्छी तरह से हमारा शरीर अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, फिर भी जो है बीमारियां हो सकती है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी के अनुसार, स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ईच पर्सन इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड अबाउट ट्वाइस ए ईयर ऑन एवरेज। प्रत्येक व्यक्ति में जो है साल में 2 बार बीमार या घायल होने की
एवरेज है भाई। अगर अपन वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स देखें, विश्व की जो सांख्यिकी देखें, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें एवरेज यही आता है कि प्रत्येक इंसान साल में 2 बार बीमार होता है, ये एवरेज है। तो किसी भी हेल्दी को अभी बीमार होना कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, कोई भी हेल्दी व्यक्ति भी बीमार हो सकता है। It is important to deal with any sickness or injury in a realistic and intelligent way without panic। अब देखो, it is important यानी ये ज़्यादा ज़रूरी है, to deal with यानी उसके साथ जो है आप किस तरह से बर्ताव करोगे, any sickness और injury, किसी भी बीमारी या किसी भी चोट के इन रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे, वास्तविक और बड़ी बुद्धिमत्ता से, चातुर्यपूर्ण तरीके से, विदाउट पैनिक, घबराए बिना। बीमार हो गए या चोट लगी तो उसमें घबराना नहीं है, घबराए बिना उसकी वास्तविकता को स्वीकार करते हुए वहां अपनी चतुराई से जो है उस सिचुएशन से कैसे हैंडल किया जाए ये सोचना बजाय घबराने की, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नॉलेज ऑफ द बॉडी शुड हेल्प यू टू मैनेज एन इमरजेंसी सिचुएशन बिफोर contacting a doctor for proper medical management when necessary। Knowledge of the body यानी शरीर का जो ज्ञान है, should help वो आपकी मदद करेगा to मैनेज करने में इमरजेंसी सिचुएशन, कोई भी आपातकालीन परिस्थिति आ गई तो वहाँ आपका शरीर का जो ज्ञान है वो आपकी मदद करेगा। बिफोर कॉन्टेक्टिंग ए डॉक्टर, डॉक्टर से मिलने से पहले, डॉक्टर के मिलने से पहले, फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट यानी सही तरीके से जो है मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने से पहले अगर कोई इमरजेंसी केस आ गया, व्हेन नेसेसरी जब आवश्यक हो, तो उस कंडीशन में अगर हमें अपने शरीर का ज्ञान है तो ये हमें उस मेडिकल इमरजेंसी या इमरजेंसी सिचुएशन में भी जो है सुरक्षित रखने में या उस सिचुएशन को मैनेज करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। एनी मेडिकेशन और ड्रग सच एज एंटीबायोटिक्स और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स नीड टू बी monitored by a doctor or other qualified person in the health profession। एनी मेडिसिन्स एंड ड्रग्स, कोई भी दवाइयाँ, किसी भी प्रकार के जो दवाई है, सच एज एंटीबायोटिक्स, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो या स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हो, दर्द निवारक गोलियां हो, नीड टू बी मॉनिटर्ड उनकी भी देख रेख में होनी चाहिए बाय ए डॉक्टर, डॉक्टर के और अदर क्वालिफाइड पर्सन इन द हेल्थ प्रोफेशन या कोई दूसरा व्यक्ति जो कि स्वास्थ्य में प्रोफेशन में, हेल्थ प्रोफेशन के अंदर एक्सपर्ट है, या तो डॉक्टर से या उसकी सलाह से ही जो है हमें दवाइयाँ लेनी चाहिए, टैबलेट्स लेनी चाहिए। यूँ नहीं कि जब दर्द किया टैबलेट खा ली या मेडिकल स्टोर पे जाके बोल दिया कि भाई ये बीमारी है या पेट दुख रहा है दवाई दे दे, सर दुख रहा है दवाई दे दे, और वही दवाई रोज़ खा खा के उसके हैबिचुअल हो जाएं और जितनी ज़्यादा वो बीमारी थी नहीं उससे ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएं। तो जहाँ तक ज़रूरी नहीं हो तब तक दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है तो वो डॉक्टर या फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही दवाई लें। तो इस प्रकार से हम कैसे अपने पॉजिटिव हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं, इसके बारे में आज का ये जो चैप्टर था, आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आने वाले भावी जीवन में आपको भी बहुत लंबा जीवन जीना है और इस जीवन में ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इनको समझने के साथ साथ अपने जीवन में उतारना है और जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ इसको अप्लाई भी करना है। सिर्फ अपने नॉलेज ले लिया और उसको जो है रट लिया, याद कर लिया, इससे कुछ नहीं होगा। अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अप्लाई करना होगा। तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।